ओके, स्लाइड। ओके, सो प्रीवियसली हम लोग ने पहला पार्ट देखा था जेनेसिस का। अब हम लोग उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, जिसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं आज। ओके, विल ट्राई टू रश एंड डू लिटिल फास्ट बिकॉज वी वोंट टेक विल आई ट्राई नॉट टू टेक मोर देन 1 hour। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं एंड वी विल हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ों को देखा था जहाँ पे हम लोग ऑथरशिप के बारे में देख रहे थे, और हम लोग डॉक्यूमेंट्री थियरीज और इन सब थियरीज को देखा था जो हमें दिखा रहे थे कि मेनली ऑथरशिप के बारे में और उसकी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। सो इट वाज बेसिकली अबाउट the introduction of the book and about the authorship, ki how it was decided that who wrote the book of Genesis and all those things. Okay, now we'll move ahead and we'll talk about the purpose, theme, and the structure. Okay, so the purpose can be seen in two parts. Okay, the purpose of the book of Genesis can be seen in two parts. Firstly, we can see that it talks about the God's dealing with man in the origin of universe, man, sin and redemption. Okay, तो हम देख सकते हैं पहला पार्ट जो है वो ओरिजिन के बारे में है। ओरिजिन किन किन चीजों का, यूनिवर्स, मैन, सिन, रिडेम्पशन। ओके, इन सारी चीजों का ओरिजिन के बारे में है। एंड सेकेंडली हम लोग देख सकते हैं इट इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ पीपल। ओके, सो पहला था in regard with human being and the origin of universe, man, sin and redemption. Secondly हम लोग देख सकते हैं it is about the origin of people through whom actually God is going to work and through whom he is going to redeem the world. Okay, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट पार्ट में ही जो चैप्टर 3 हम देख लेते हैं, वहां पे फॉल होता है एंड मैनकाइंड सिन करता है। सो द रेस्ट ऑफ इट वी कैन सी एज अ मेजर थीम वर्किंग टुवर्ड्स building up a people, building up a nation, building up a people through whom एक रिडीमर को परमेश्वर लेकर के आएगा दुनिया में। ओके, सो दीज आर द टू पार्ट्स। सो पहला है man in regard with all things, yani man in regard with the whole universe, sin and redemption. And second part is talking about raising a people group, origin of the people group from whom the redeemer is going to come into the world. Okay, so that was a twofold purpose of the book of Genesis. सेकेंड जो हम लोग देख सकते हैं थीम के बारे में, तो थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द बुक ऑफ जेनेसिस। सो वाइल्ड थीम ऑफ जेनेसिस हम देख सकते हैं, उसको मीनिंग के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ओरिजिन है एंड फाउंडेशन है, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। बट बेसिकली वी कैन, अगर हम डिफाइन करने जाएं जो थीम है, तो उसको देख सकते हैं दैट गॉड इनिशिएट्स रिडेम्पशंस प्रोग्राम बाय चूजिंग अ पीपल फॉर हिमसेल्फ। ओके, यानी परमेश्वर एक जाति को खड़ा करता है ताकि उसके द्वारा उद्धारकर्ता को या रिडीमर को लेकर के आ सके। तो अपने लिए एक चुनी हुई जाति को खड़ा करता है, जिस खड़ी करता है, और उसी का इनिशिएशन के बारे में हम देखते हैं किताब है जेनेसिस की। ओके, सो बिकॉज फ्रॉम चैप्टर 12 ऑनवर्ड्स वी सी इट इज टॉकिंग अबाउट रेजिंग ऑफ दैट नेशन और मेकिंग ऑफ दैट नेशन, जिसके बारे में गॉड जिनको चूज करता है उनको बनाता है, उनके थ्रू उद्धार करता आने वाला है। ओके, द थर्ड पार्ट जो हम लोग इसमें देख रहे हैं वो है स्ट्रक्चर। सो मेजरली द होल बुक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, सो अगर हम मोटा मोटा देखने जाएं, मेजरली अगर देखने जाते हैं, तो इस बुक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट बीइंग द प्राइमेवल हिस्ट्री which is from chapters 1 to 11। ये जो है ये हमारे पूर्वजों के पहले की बात है। ओके, इब्राहिम के पहले की जो पोर्शन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हिस्ट्री शुरू हो जाती है। ओके, सो वी कैन सी द प्राइमेवल हिस्ट्री है चैप्टर्स 1 to 11, दैट इज द फर्स्ट एज ऑफ द अर्थ एग्जिस्टेंस, यानी अब्राहम जहां से नोटेड हैं चीजें उसके पहले के समय के बारे में हम देख रहे हैं। एंड देन द सेकंड पार्ट फॉर्म्स पेट्रियार्कल हिस्ट्री, दैट इज फ्रॉम इब्राहिम, देन आइजैक, देन जेकब, देन जोसेफ। तो उनकी कहानी हम देख सकते हैं, द पेट्रियार्क्स, द फादर्स ऑफ द जूविश नेशन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं जो दोनों सेक्शंस में इंक्लूड होती हैं। जैसे प्राइमेवल हिस्ट्री में कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि जेनेसिस 1 to 11 एक प्रोलॉग की तरह है जो दिखाता है रिडेम्पशन का नीड। एंड देन वी टॉक अबाउट मैन्स फॉल इनटू सिन, इट्स कंपनिंग evil that engulfs him, that surrounds him। एंड हम देखते हैं पेन जो चाइल्ड बर्थ में आता है, जो हम लोग देखते हैं पनिशमेंट्स जो आ रहे हैं। देन अर्थ इज कर्स्ड, वायलेंस एंड डेथ फ्लोज, एंड एबल सबसे पहला विक्टिम हो जाता है, जो पहली बार कोई मर्डर हो रहा है तो वहां पर वो मारा जाता है, तो पहला विक्टिम जो हम बोल सकते हैं वो एबल है। देन वी सी अ न्यू रेस कमिंग अप,
एंड देन वी सी लैमिक। ओके, लैमिक के बारे में हम देख सकते हैं। लैमिक ऐसा बंदा है जो यर्न कर लिबरेशन, या वो चाह रहा है कि छुटकारा मिल जाए, जो चाह रहा है कि शांति आ जाए, जो चेहरा चाह रहा है कि जॉय आ जाए, कुछ रिलीफ आ जाए अर्थ में, बिकॉज इतना सारा पाप फैल चुका था। सो ही is yearning for that relief and liberation from the bondage, and that is why he keeps the name of his son as Noah. Noah means rest, or someone who brings relief. Okay, then we see even after that that mankind continues to fail and sin, and then we see there is corruption everywhere in the earth, and then we हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर फिर बाढ़ भेजता है, and he begins a new creation. उसके बाद हम देखते हैं बाढ़ आने के बाद परमेश्वर फिर से नई चीजों को बनाना शुरू करता है, एंड वी सी रिफ्रेशिंग लाइफ आफ्टर दैट। ओके, बट अगेन वी सी कि फिर से फ्लड के बाद में फिर से पाप शुरू हो जाता है। देयर इज रिबेलियन एट द टावर ऑफ बेबल इज बिल्ट, and the people are scattered after that, and their languages are changed। अगर हम बोल सकते हैं बहुत सारे languages हो जाते हैं, confuse हो जाते हैं, and they scatter all over according to their languages, and with that we see many nations are formed। okay, उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग जगह जाकर के बहुत सारे nations फॉर्म हो जाते हैं। ओके, सो दैट वाज अ प्राइमेबल हिस्ट्री जिसमें हम देखते हैं चैप्टर्स 1 to 11। उसके बाद 12वें अध्याय के बाद से वी कैन सी there is the narration changes। okay, the emphasis of the narration changes, and there is a general history of mankind से हम देखते हैं, यानी पहले जो हम देखते हैं वो जनरल हिस्ट्री थी मैनकाइंड की, उसके बाद हम एक फोकस्ड जाते हैं और हम देखते हैं एम्फोसिस आ जाता है एक फैमिली की ओर, that is about Abraham and his descendants। okay, so after that we see there are mentions of other kinds of people जो हम देख रहे हैं कि because they were scattered all over। बेबल के बाद हम देखते हैं वो हर जगह अलग अलग ग्रुप में और उन लोग जाकर के नेशंस के रूप में बस गए थे। सो एब्राहम के टाइम के बाद से हम देखने लगते हैं अलग अलग नेशंस को भी हम देख रहे हैं, जैसे सुमेरियंस हो गए, हिटाइट्स हो गए, बेबीलोनियंस हो गए, असीरियंस हो गए। सो अलग अलग जाति के लोग जो फैल चुके थे उनको भी हम देखते हैं उसके बाद। ओके, सो हम लोग देखते हैं एब्राहम को परमेश्वर बुलाता है, ही कॉल्स एब्राहम एंड ही सेपरेट्स हिम, एंड देन गॉड मेक्स अ कवेनेंट विद हिम, एंड उनको उसको प्रॉमिस करता है डिसेंडेंट्स एंड एक लैंड जिसका नाम कैनान है। तो हम देखते हैं ये सारी चीजें होती हैं, एंड देन थ्रू द चोजन रेस हम देखते हैं रिडेम्पशन इज गोइंग टू कम फॉर ऑल मैनकाइंड, एंड द होल पीपल, ऑल द पीपल विल बी ब्लेस्ड थ्रू एब्राहम्स डिसेंडेंट्स। उसके बारे में हम देख सकते हैं। एंड देन जेनेसिस 12 हम देखते हैं टिल द एंड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोग यानी इलेक्टेड लोगों के हिस्ट्री के बारे में नरेट करता है, मेंशन करता है। ओके, सो वो सब चीजें हम देख रहे थे। सो वी सॉ अबाउट प्राइमेबल हिस्ट्री जो पहला पार्ट है, एंड देन वी हैव द सेकंड पार्ट दैट इज अ पेट्रियार्कल हिस्ट्री। ओके, सो इन दोनों भागों में हम देख सकते हैं जेनेसिस की जो किताब है वो डिवाइड की गई है। सो वी सॉ द पर्पस एंड वी सॉ द थीम एंड वी सॉ द स्ट्रक्चर of the book of Genesis। okay, now we're going to end in the introduction part, and we are going to start with the creation and science। ओके, क्रिएशन एंड साइंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। सो मेनली वी विल बी टॉकिंग लिटिल बिट अबाउट द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड बाइबल। इस क्रिएशन की जो बाइबल में मेंशन किया गया है, एंड देन वी विल गो इनटू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएशन थियरीज जो हमारे बीच में पाई जाती हैं, उसके ऊपर हम लोग चले जाएंगे। ओके, सो विल टॉक अबाउट क्रिएशन एंड साइंस। सो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ने लास्ट क्लासेस में कुछ देखा था कि एवोल्यूशन जो था, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन या द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन जो डार्विन ने बनाई थी, इट बिकेम वेरी पॉपुलर। ओके, बहुत पॉपुलर हो गया था। और एवोल्यूशन हमें क्या बताता है बेसिकली, दैट देयर वाज अ बिग बैंग, एक बहुत विस्फोट होता है, एंड उसमें से अलग अलग कण जो होते हैं बिखर जाते हैं पूरे यूनिवर्स में, एंड देन इन वन ऑफ इट द लाइफ स्टार्ट्स ग्रोइंग। उसमें से एक में लाइफ आने लगता है, और वो धीरे 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 लाइफ एक्सपैंड होने लगता है, टेक्स द फॉर्म ऑफ द अर्थ, एंड वहां पर लाइफ होने लगता है, वहां पे प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, एंड देन वहां पे ट्रीज ग्रो करने लगते हैं, एंड देन वहां पे एनिमल्स आते हैं, एंड देन वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम लोग देखते हैं कि आदि मानव से, यानी फर्स्ट मंकी थे, मंकी से एप्स बनते हैं, एप्स से फिर ह्यूमन बींग्स बनते हैं। सो ऑल दो स्ट्रक्चर्स वी कैन सी इन द एवोल्यूशन theory। okay, so ये theory it became very famous, though there was no proof। हम देख सकते, there was no exact proof of anything as such जो उस theory में बताया जा रहा था, but it was all much of it was based on speculations। यानी बहुत क्या बोलेंगे उसको, उन लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ओके, सो स्पेकुलेशंस के ऊपर बेस की हुई थियोरीज हैं। ओके, जिसको उन लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन थियरी बेसिकली क्या है। इट इज नॉट टेकन फ्रॉम व्हाट इज समथिंग
seen or observed, but उन्होंने क्या किया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, so they started speculating कि शायद ये ऐसा हुआ होगा, it probably would have happened in this way, and after that they are trying to find proofs to prove that what they are thinking or speculating is right. Okay, so उस तरीके से procedure चल रहा था, which is actually wrong, seeing from a science point of view. Okay, so evolution जो था वो बहुत widely accept हो चुका था, and even हम लोग जानते हैं कि हमारे schools में भी, okay, even in our schools when we were small we were taught the same thing, that we came from, we were monkeys before, हम बंदर थे पहले और उसके बाद हम apes बने, and then उसके बाद हम मनुष्य बन गए. So it was very हम लोग को भी लगता था जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, we were taught like that in school, and when we are taught something like that in school, we tend to believe all those things. So अधिकतर बच्चे जी, even भले ही ये obsolete हो चुका है, ये जो theory evolution की, it has not been able to prove itself, but still we see that it is still found in the schools, it is still found in the syllabuses of the school, and science में पढ़ाया जाता है, and बच्चे उस चीज को पढ़ते हैं. हम चलो विश्वासी हैं, हम Christians हैं, we are also taught Bibles. When we grow up we understand quite a lot of it, but then जो नहीं पढ़ाए गए हैं वो वही विश्वास करते हैं कि हम लोग पहले बंदर थे और हम बंदर से आए हैं, बंदर की प्रजाति हैं हम, बंदर से ही मनुष्य बने हैं. सो हम देखते हैं कि ये जो व्यू है, इट स्टैंड्स इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट विद द क्रिएशन व्यू ऑफ मैनकाइंड. ओके, बिकॉज क्रिएशन व्यू हमें बताता है कि परमेश्वर ने क्रिएट किया है, बंदर को अलग से क्रिएट किया है, बंदर मनुष्य नहीं बना, बट बंदर अपने ही पीढ़ी को आगे बढ़ाता है. एंड देन वी ऑल्सो हैव ह्यूमन काइंड, जिसको परमेश्वर ने क्रिएट किया. ओके, सो हम देख सकते हैं कि मनुष्य एक हायर फॉर्म ऑफ एनिमल नहीं है, मनुष्य हमेशा से मनुष्य था और एनिमल हमेशा से एनिमल था. तो वो चीज हमारे बाइबल और क्रिएशन अकाउंट में पाया जाता है. ओके, सो दिस फेथ वाज स्ट्रक, दिस फेथ वाज अटैक्ड, एंड दिस फेथ that and man was created as man was in complete contrast with the evolution theory and with what they were talking and speculating in the evolution theory. Okay, so we can see that does the evolution theory make creation story obsolete? ओके, तो वो एक क्वेश्चन है कि जब ये जब ये एवोल्यूशन थियरी आई थी, तो क्या क्रिएशन थियरी पुराना हो गया, इस तरीके से मानना चाहिए, या ऑब्सोलीट हो गया है, बेकार हो गया है? ओके, सो वो सब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं या सोच सकते हैं. ओके, सो वील टॉक अबाउट सम फॉल्स एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कुछ ऐसे स्थान जहां पर कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो रहे हैं बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए. ओके, देयर इज यूजलेस बेसिस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट जो नहीं होने चाहिए, हम लोग देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर सीइंग हियर, दैट speculations, okay, speculations and not recognizing their limitations is the biggest problem. तो एवोल्यूशन थियरी जो है, जो क्रिएशन के अगेंस्ट खड़ी होती है, जो साइंस यहाँ पर लेकर के आ रहा है, एवोल्यूशन थियरी जो बाइबल की क्रिएशन थियरी के अगेंस्ट में खड़ी होती है, सो वो स्पेकुलेशंस पर बेस्ड है. ओके, धारणाओं पर बेस्ड है. ओके, ये सब अपना थिंकिंग है, यानी उसने ऐसा सोचा, दैट पर्सन थॉट एंड अज्यूम्ड probably this was the way it happened करके. Okay, this was the way it would have happened. तो वो सब स्पेक्यूलेट करके वो ये थियरी लेकर के आ रहा है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ओके, और उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस पाए जाते हैं, क्योंकि स्पेकुलेशंस आर नॉट गुड फॉर साइंस. ओके, सो मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंटिस्ट एंड क्रिएशंस इज ऑन द फॉल्स बेसिस. ओके, सो जो इन दोनों के बीच में, यानी साइंटिस्ट और क्रिश्चियंस के बीच में जो ये स्पेकुलेशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं बेस्ड ऑन दी स्पेकुलेशंस, वो उसका बेसिस है ही नहीं, देयर इज नो बेस, सो इट्स ऑल फॉल्स बेस. ओके, देन साइंस बाय इट्स ट्रू नेचर, ओके, साइंस क्या करना चाहिए, हमें देखना है कि साइंस क्या करना चाहिए. ओके, सो साइंस का जो काम होता है, बेसिकली व्हाट द साइंस डज, साइंस स्पेकुलेट नहीं कर सकता. ओके, साइंस को स्पेकुलेट करना नहीं, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ओके, साइंस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट कैन नॉट स्पेकुलेट. ओके, वो स्पेकुलेट नहीं कर सकता. तो हमें समझना है कि साइंस का लिमिटेशंस क्या है. साइंस की लिमिटेशंस ये हैं, इफ कोई चीज हो रही है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कोई चीज हो रही है, सो वो जब उसको ऑब्जर्व करता है, देन इट कैन टेल ओके दिस इज द प्रोसेस, वो इस तरीके से होता है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द प्रोसेस, this is how it happens, these are the facts, and this happens after this happens after this happens after this, because it has been observed. Okay, so वो observation based होता है, speculation based नहीं होता है. Okay, science is always facts and observation based, it is never speculation based. but यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, जो creation का जो concept है, creation एक बार हो चुका है और वो दोबारा नहीं हो रहा है. so there is nothing to observe in it. क्योंकि उसमें ऑब्जर्व करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये फिर से
होने ही नहीं वाला, ये फिर से हो ही नहीं रहा है। ओके, सो इवन इफ दे आर स्पेक्युलेटिंग, अगर वो स्पेक्युलेट भी कर रहे हैं, तो टू प्रूव दैट इट हैज टू हैपन वन मोर टाइम। ओके, तो अगर उसको प्रूव करना है तो वो फिर से होना चाहिए वो प्रोसेस, ताकि साइंस ये बता सके कि हाँ देखो ये हमने जो स्पेक्युलेट किया है, ये देखो प्रूफ है कि ये ऐसे ही होता है। ओके, सो बट क्रिएशन प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस अगेन एवर। ओके, सो इसीलिए ये स्पेकुलेशन बेस्ड है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो साइंस है वो अपनी सीमाओं को लांग रहा है, दैट इज स्पेकुलेट करके, एंड इट इज डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस which is not observable, which is just based on speculations, which is wrong at the point of on the side of science, जो गलत कर रहा है। ठीक है, so there हम लोग देखते हैं जब वो अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है, when it is doing something which is not in its area or boundaries, so there we see there is an area of conflict, वहां पर conflict खड़ा हो जाता है because it is crossing its limits। okay, so science cannot describe the process of creation because it is unrepeatable। okay, वो रिपीट नहीं होने वाला है। सो साइंस ओनली ट्राइज टू स्पेकुलेट द क्रिएशन प्रोसेस एंड कॉज एंड पर्पस ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट द साइंस बट इंट्रूजन इनटू द एरिया ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन। ओके, अगेन अगर वो प्रोसेस के बारे में बताना चाहता है या उसके पर्पस के बारे में बताना चाहता है, सो वो क्रिएशन के अगर हम देखते हो फिलोसफी और रिलीजन में घुस रहा है, ना कि वो साइंस में अपना काम कर रहा है। ओके, सो उसका प्रोसेस बताना या फिर उसका पर्पस बताना, ये फिलोसफी एंड रिलीजन का हिस्सा बन जाता है, ना कि साइंस का हिस्सा। सो अगेन इट इज क्रॉसिंग इट्स लिमिट्स। ओके, सो वन मस्ट बी केयरफुल, हम सबको ध्यान देना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि साइंस, ये जो हम बिलीव कर रहे हैं, ये साइंस है या स्पेक्युलेटिव थॉट्स हैं। ओके, क्या ये रियल में फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है या फिर ये स्पेक्युलेशंस के ऊपर या धारणाओं के ऊपर आधारित है। ओके, सो वहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये साइंस प्रॉपर साइंस है या फिर स्पेकुलेटिव थॉट ऑफ साइंस है। ओके, सो स्पेकुलेटिव साइंस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, बट प्रॉपर साइंस विद फैक्ट्स पर विश्वास किया जा सकता है। ओके, सो एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि बहुत साइंस टेक्स्ट्स में, बहुत साइंस की किताबों में गॉड को पूरी तरीके से निकाल दिया गया है एंड बिब्लिकल क्रिएशन को कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है। ओके, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेकुलेटिव theory। Okay, so many accepted evolution both as science and the basis of philosophy। ठीक है, आगे देख लेते हैं। evolution states that man is only a highly developed animal। okay, ये बहुत problematic issue है। जो साइंस evolution जो कहता है हमें, एवोल्यूशन जो बताता है हमें, वो ये कह रहा है कि मनुष्य क्या है, हु व्हाट इज मैन। ओके, मैन को वो एक हाईली डेवलप्ड एनिमल का दर्जा दे रहा है। वो एक जानवर है, मनुष्य एक जानवर है जो हाईली डेवलप्ड है, जो बेहतर रीति से विकसित है। ओके, बेहतर रीति से विकसित रूप में एक जानवर है जिसको हम लोग मनुष्य कहा जा रहा है, जो स्पेकुलेटिव साइंस में पाया जाता है। ओके, सो अब उससे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ओके, उससे ये प्रॉब्लम खड़ी होती है कि अगर मनुष्य एक हाईली डेवलप्ड एनिमल है, देन ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, सो वो केवल एक प्रोडक्ट है अपनी एनवायरनमेंट का, अपने वातावरण का एक वो प्रोडक्ट है। अगर वो अपने वातावरण का प्रोडक्ट है, सो वो नैतिक रूप से या मॉरल रूप से वो किसी भी एक्शन का जिम्मेदार नहीं है। ओके, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर मनुष्य एक हाईली डेवलप्ड एनिमल है, केवल वो एक एनिमल है जो हाईली डेवलप्ड है और अब वो अपने वातावरण के अनुसार वो विकसित हुआ है, बनाया गया एक प्रोडक्ट है, वो उसका उत्पाद है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो जाती है कि एक मनुष्य अपने नैतिक, ओके, नैतिक जिम्मेदार, नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है अपने किसी भी कार्य के लिए। ओके, बिकॉज क्या हम कभी किसी कुत्ते से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? कि हम किसी बिल्ली से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, या हम किसी बंदर से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं पूछते, बिकॉज हम जानते हैं कि वो जानवर है। ओके, वो इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से जीते हैं, वो जानवर है। और वो जानवर हमेशा जो उनका इंस्टिंक्ट कहता है उनको, भूख लगी है तो कूद पड़ेंगे खाने के ऊपर। ओके, गर्मी लगी है, ठंडी लगी है, जो भी लगा है वो उसकी तरीके से रिएक्ट करेंगे। दे डोंट थिंक एंड डू थिंग्स। उन लोग डिस्क्रिशन पर नहीं चलते, उन लोग अपने विजडम पर नहीं चलते, उन लोग नॉलेज एंड रैशनैलिटी पर नहीं चलते। वो सोच समझ के प्लानिंग करके चीजों को नहीं करते, स्ट्रेटेजाइज नहीं करते। ओके, सो उस तरीके से एनिमल्स जीते, दे लिव ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स, बेसिस ऑफ देयर इंस्टिंक्ट्स। सो अगर मनुष्य एक हाईली डेवलप्ड एनिमल ही है, सिर्फ वो एक हाईली डेवलप्ड एनिमल है, तो वो अपने किसी भी कार्य के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है। वो खून करता है, किसी को मारता है, तो वो जिम्मेदार नहीं है। एक एनिमल दूसरे एनिमल को मारता है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट?
We don't catch a tiger because he killed a deer. पर मनुष्य अगर डियर को मारता है तो उसको जेल होती है. टाइगर अगर मारता है तो आप उसको जेल में बंद नहीं करते. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, वी हमको समझने वाली बात ये है कि अगर हम हाईली डेवलप्ड एनिमल हैं, सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मॉरल डीड्स, फॉर आवर मॉरल एक्शंस. बट ऐसा नहीं है. मनुष्य अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है, which means human is completely different from an animal. मनुष्य संपूर्ण रीति से अलग है, पूरी तरीके से अलग है एक जानवर से. ओके, सो दिस इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट जो हम समझ सकते हैं और दे सकते हैं. ओके, उसके बाद वी विल सी दैट एवोल्यूशन जो है वो फिलोसफिकल फील्ड में भी फेल हो चुका है, बिकॉज इट वाज इंट्रूडिंग इनटू द बाउंड्रीज ऑफ फिलोसफी. इट हैज फेल्ड ओवर देयर बिकॉज इट इज अनएबल टू आंसर सम क्वेश्चंस. वो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पा रहा है. कैसे प्रश्न? कि मैटर कैसे एग्जिस्टेंस में आया. ओके, मैटर कैसे एग्जिस्टेंस में आया. टू से दैट गॉड क्रिएटेड, इट्स इजियर. Okay, to say that God created, it is easier than to bring the matter into existence according to the evolution theory. अब बिग बैंग हुआ तो वो जो वस्तु था वो कहाँ से आता है. ओके, सो दैट इज अ बिग इश्यूज. ओके, वो कहाँ से आ रहा है. सो डेफिनेटली इट इज टेकिंग अस टू अ हायर पावर व्हिच क्रिएटेड थिंग्स. Okay, so according to philosophy also evolution has failed because it is not able to answer the existence of matter कि वो कहाँ से exist शुरू हुआ है. Then where did life originate? जीवन कब उत्पन्न हुआ. उसके बाद मनुष्य का पर्पस क्या है. साइंस कैन नॉट टेल अबाउट पर्पस ऑफ मैनकाइंड बिकॉज साइंस कैन ओनली टॉक अबाउट फूड एंड ऑल दीज थिंग्स, बट इट कैन नॉट टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ मैन. ओके, पर्पस ऑफ मैन केवल फिलोसफी में आ जाता है, एंड उस एरिया में भी एवोल्यूशन फेल हो गया है. देन व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ मैन, उसका फ्यूचर क्या है. ओके, वो भी साइंस हमें, एवोल्यूशन हमें नहीं बता सकता. ओके, सो इन दीज एरियाज हम देख सकते हैं एवोल्यूशन अपने evolution theory में fail हो चुका है. Then we have evolution even fails in science because evolution is a speculative science. So it has failed also in science क्योंकि वो कुछ चीजों के evidences नहीं दे पा रहा है. It is unable to give sufficient evidences to support its validity. Okay, just like the gap between man and ape. ओके, पहले वो एक्सेप्टेड था कि एप के बाद तुरंत मनुष्य बन गया. ओके, बट देयर इज अ ट्रांजिशन, बीच में भी ट्रांजिशंस हैं. एप के बाद डायरेक्टली मनुष्य का फॉर्मेशन नहीं आ सकता. ओके, सो इन डार्विनियन थियरी आल्सो इट इज वेरी वेग. वो भी बहुत वेग है और हम देख सकते हैं वो एक गैप पाया जाता है. सो हम देखते हैं, हम बोलते हैं इसको गैप बोलते हैं या मिसिंग लिंक बोलते हैं. ओके, सो मिसिंग लिंक थियरी बोला जाता है इसको. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो एप से मनुष्य कैसे बना. Okay, वो मिसिंग है. इट इज मिसिंग. ओके, सो यू कैन कीप अ स्मॉल मंकी एंड देन उसके बाद ये मंकी, इस टाइप का मंकी, इस टाइप का मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, एंड देन वी कैन कीप एप एंड देन वी कैन कीप मैन. बट ट्रांजिशन फ्रॉम एप टू मैन इज कंप्लीटली मिसिंग. ओके, वो नहीं मिल रहा है, उसका प्रूफ है ही नहीं. ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ गैप. सो इट इज लैकिंग evidences. Evolution theory is lacking evidences and proving its theory. वो अपने theory को prove करने में लैक कर रहा है, उसके पास प्रूफ्स नहीं है. ओके, इसीलिए कई लोगों ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया है बिकॉज दे आर लैकिंग एविडेंसेस. ओके, सो वी कैन सी दैट विलियम जे कॉर्नफील्ड एड्स to the above fact and that what distinguishes man and makes him unique in comparison. यानी वो बता रहा है कि क्या चीज है जो in comparison to other things, other animals, how is man unique. So वो कहता है, विलियम जे कॉर्नफील्ड कहता है that जो मनुष्य का जो ब्रेन है, कि मनुष्य का जो ब्रेन है, इट इज 3 times more than a gorilla. It is 3 times more than a gorilla. Okay, then his tool making skills are a hallmark. यानी टूल कोई भी नहीं बनाता है, कोई जानवर टूल नहीं बनाता है. Okay, so his brain is more than 3 times more than a gorilla. Okay, and then his tool making skills are अ हॉलमार्क, यानी कि वो एकदम ही अद्भुत है, एकदम ही अलग है, जो और कोई नहीं कर सकता. थर्डली हम देख सकते हैं द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दैट मैन यूजेस. ओके, से 3 चीजें जिसके बारे में वो बात करता है. ब्रेन, second is the skill of tool making, and then the complex language. Okay, so वो कहता है इन 3 चीजों में there is no comparison. There is no comparison between animals and mankind. Mankind is definitely different and superior. ये सब काम मनुष्य जानवर नहीं कर सकते. Okay, then we see there are many scientists who rejected even Genesis account because they thought it is very absurd. Okay, बहुत
अजीब सा है, बहुत एब्सर्ड है करके, बिकॉज दे फेल्ट दैट इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग द फाइंडिंग्स ऑफ साइंस. ओके, सो बाइबल नॉट बीइंग अ साइंटिफिक बुक, हम जानते हैं कि बाइबल जो है वो एक साइंटिफिक किताब नहीं है. ओके, सो बाइबल जब एक साइंटिफिक किताब नहीं है, सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट साइंस फ्रॉम इट. हमको उसमें से साइंस नहीं खोजने की कोशिश करनी है. ओके, सो एंड just because Bible is not a scientific book does not mean it is not true. Okay, so वो भी हमें मानने की जरूरत है कि यदि हम कह रहे हैं कि बाइबल एक साइंटिफिक बुक नहीं है तो वो सच्चा नहीं है. Okay, ऐसा भी नहीं हो सकता. There are many things in this world that are true but are not science. Okay, so Bible is not a scientific book. That does not demean it. That does not make it untrue. Okay, so लार्जली हम बोल सकते हैं कि इट इज लार्जली बेसिकली द बाइबल जो है इट लिमिट्स इटसेल्फ टू द ओरिजिन पर्पस एंड कॉज ऑफ क्रिएशन. जो हमारा जेनेसिस का जो क्रिएशन थियोरी है, इट इज बेसिकली लिमिटिंग इटसेल्फ टू द ओरिजिन, कि कैसे आया, ओके, कहाँ से आया, एंड देन उद्देश्य क्या है और कारण क्या है. तो उसमें उधर ही तक वो लिमिटेड है, एंड दैट्स ऑल इट इज टॉकिंग अबाउट. हम देखते हैं जेनेसिस का क्रिएशन अकाउंट बस उतना ही हमें बताता है, उससे ज्यादा वो नहीं बताता है. ओके, बिकॉज उसका उद्देश्य ही नहीं था ये सब बताने का. ओके, देन गॉड डज नॉट गिव डिटेल्स. ओके, ये बहुत सिंपल सी चीज है. गॉड डज नॉट गिव डिटेल्स ऑफ हाउ टू क्रिएट अ यूनिवर्स. ओके, परमेश्वर इसके डिटेल्स नहीं देता है कि किस प्रकार से यूनिवर्स को क्रिएट किया जाए, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है. अगर परमेश्वर बता भी दे कि मैंने इस तरीके से यूनिवर्स को क्रिएट किया है, या फिर इन दिस वे द यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड, मैनकाइंड इज एक्चुअली पावरलेस टू डू इट अगेन. ओके, तो अगर परमेश्वर बता भी दे, अगर चलो तुमको बता देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया यूनिवर्स, ओके, व्हाट आई डिड, ओके, इवन इफ गॉड टेल्स in detail, how is it going to help man? Man is never going to be able to do that. Okay, so God knows. Okay, God knows. So man is powerless in all these things. So he cannot create, he cannot create, he can recreate. जो चीज उसके पास में है उससे वो फिर से चीजों को बना सकता है, but it cannot create. Okay, so वो चीज हमें समझनी है. So these are the things that we can see where science and the creation theory or the Bible is contradicting, mainly because they are crossing its limits. Okay, especially science is crossing its limits by getting into the Bible and trying to, you know, उसमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है. ओके, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर देख रहे थे. सो बोथ द स्पेकुलेटिव साइंटिस्ट एंड द क्रिश्चियन शुड रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशंस. ओके, उनको अपना लिमिटेशंस को समझने की जरूरत है. ओके, आगे देख लेते हैं. और एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो खड़ा हो जाता है हमारे सामने, वो है एज ऑफ द अर्थ. ओके, एज ऑफ द अर्थ. अब हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों ने, बहुत साइंटिस्ट ने, बहुत ही लोगों ने, इवन बाइबल के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है, उन्होंने बाइबल की या अर्थ की एज बताने की कोशिश की है. सो जैसे एन एग्जांपल हम देखते हैं, बिशप अशर था, जो उसने अपने जीनियोलॉजीज को ऐड करके, सारे जीनियोलॉजीज को ऐड करके उसने क्रिएशन डेट को ढूंढने की कोशिश की थी. एंड ही सेज दैट इट्स अराउंड 4000 BC जहां पर प्रोबेबली क्रिएशन किया गया था. बट बाइबल ऐसा कोई डेट हमें नहीं बताती है. ओके, बाइबल डज नॉट टेल अस एनी डेट. ओके, एंड ये जो थियोरी थी, ये जो 4004 BC की जो बात की जा रही है, एंड जो डेट स्टेट किया गया, उसमें बहुत इश्यूज हैं. ओके, हाउ हम लोग देखिए कि वो जीनियोलॉजी पर बेस्ड है. अब जीनियोलॉजी पर जब बेस्ड है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हिब्राइक लैंग्वेज की. ओके, तब जब जीनियोलॉजीज पर बेस्ड है, सो हम देख सकते हैं हिब्रू लैंग्वेज में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. ओके, तो हिब्रू लैंग्वेज में अब हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पर जीनियोलॉजीज दिए गए हैं, तो सन ऑफ सन ऑफ सन ऑफ लिखा गया है, या फिर फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ लिखा गया है. ओके, अबा 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 लिखा जाता है, तो फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ लिखा गया है. ओके, ही बिगॉट दिस, ही बिगॉट दैट, ही बिगॉट हिम, ही बिगॉट हिम, इस तरीके से लिखा गया है. ओके, सो अब हमें समझना है, अब ये फादर जो है प्रॉब्लमैटिक वर्ड है. फादर जो है ये कई बार पिता के लिए भी इस्तेमाल होता है, इमीडिएट फादर के लिए, and sometimes it is also talking about your great great grandfather. Okay, he is also called father, abba, and your immediate father is also called abba. Okay, so अब प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी होती है कि ये कौन सा अब्बा है, कौन सा फादर है. इज इट योर इमीडिएट फादर और इज इट योर दादा, परदादा. ओके, सो अगर परदादा है तो दो पीढ़ियां निकल गई, अगर पिता है तो एक ही पीढ़ी है. ओके, सो अगेन it cannot calculate properly the genealogy, because many times there are people omitted
ओके, सो बाइबल में हर व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया जीनियोलॉजी में. So it is important to note that some unimportant persons, unimportant in the sense that they did not play a vital role or very important role in the history. Okay, so ऐसा नहीं कि वो important व्यक्ति नहीं था, but he did not play a very important role which is required in the history. Okay, so he was just a instrument in getting the other PDs. Okay, so हम लोग देख सकते हैं कि ओमिट कर दिए जाते हैं वो लोग. सो एक एक पीढ़ी ओमिट कर दी जाती है. सो अगर हम जीनियोलॉजी के हिसाब से एड अप करने जाएं और एज पता करने जाएं, इट विल बी अ बिग डिजास्टर, बिकॉज एक तो हमें पता है कि जीनियोलॉजीज में स्किप किए गए हैं. ओके, एंड अब्बा पिता है या फिर फादर है, ग्रैंडफादर है, हमें वो नहीं समझ में आता. ओके, सो कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जीनियोलॉजीज इज एन एरर, बिकॉज उससे एज ऑफ द अर्थ हमें पता नहीं चल सकती. ओके, सो इवन हम देखते हैं क्रिश्चियन स्कॉलर्स जो होते हैं, दे बिलीव इन द गैप्स ऑफ द क्रिश्चियन इन द क्रोनोलॉजी ऑफ जेनेसिस. ओके, इसीलिए हम देख सकते हैं कि वो थियोरी को बिलीव नहीं किया जा सकता. ओके, देन हम लोग देखते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ओके, फ्रॉम द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ ग्राफ. अब हम लोग देखते हैं इवन डेमोग्राफी हम लोग देखते हैं और उस सब के आधार पर भी खोजबीन की जाती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एस्टिमेट लगाया गया था कि अराउंड 10,000 to 5,000 years ago ये चीजें हुई थी. ओके, बट अगेन उसके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक इशू प्रॉब्लम है और वो भी क्लियरली नहीं बताया जा सकता. ओके, सो हम देख सकते हैं जियोलॉजी के हिसाब से इट टॉक्स अबाउट मिलियंस ऑफ इयर्स. It takes around millions of years to form the crust of the earth, the salt in the ocean and the sediments and sedimentary rocks. ये सब बनने में millions of years लग जाते हैं. Okay, so 10,000 साल और 5,000 साल में तो ये सब हो ही नहीं सकता है. So again ये सारे dates जो हैं ये गलत साबित हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इवन जियोलॉजी. उसके आधार पर भी गलत साबित हो जाता है. ओके, अब हम लोग कुछ चीजों को देखते हैं. विल टॉक अबाउट द डेज ऑफ क्रिएशन. ओके, तो हम लोग डेज ऑफ क्रिएशन पे आ जाते हैं. ओके, सो जेनेसिस में हम लोग देखते हैं डेज ऑफ क्रिएशन, यानी जेनेसिस जो हमें बताता है बेसिकली वो सिंपल बताता है कि क्रिएशन कितने दिनों में हुआ. 6 दिनों में हुआ. ओके, पहले 6 दिन क्रिएशन हुआ, उसके बाद हम देखते हैं 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया. दैट वाज अ डे ऑफ रेस्ट. ओके, सो इसके ऊपर कुछ थियरीज मौजूद हैं, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा देखने वाले. सो विल क्विकली लुक थ्रू ऑल दीज theories. Okay, so we'll look into the days of creation. So geologists जो हैं वो estimate करते हैं that the earth का जो age है, okay, earth का जो age है वो millions of years पुराना है, जैसे मैंने अभी बताया था. because earth का crust form होने में, अगर crust form करते हैं तो उसको ठंडा होना पड़ता है. okay, formation of crust के बाद हम जानते हैं कि अंदर अंदर लावा है. हमारे अर्थ के अंदर जो है इट इज हीट, इट इज गरम गरम होता है, इट इज लावा होता है अंदर. ओके, सो हम देखते हैं उसको ठंडा होने में टाइम लगता है. जब अर्थ का क्रस्ट फॉर्म होता है सो इट टेक्स टाइम टू कूल डाउन. ओके, वो ठंडा होने में टाइम लगता है, उसके बाद ही मनुष्य उसमें रह सकता है या कुछ चीज उसमें उग सकती है. ओके, सो वो होने में काफी समय लग जाता है. एंड देन हम देखते हैं हमारे समुद्रों में जितना नमक है, सॉल्ट है, वो फॉर्म होने में बहुत टाइम लग जाता है. ओके, इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं है कि ऐसा ही था हमेशा से, ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम टू फॉर्म दैट सैंड, इट टेक्स टाइम टू फॉर्म द सॉल्ट इन द ओशंस. ओके, तो वो होने में टाइम लगता है. एंड उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होने में टाइम लगते हैं. आपने वो रॉक्स देखे होंगे ना जो लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स होते हैं. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या जियोलॉजिस्ट होते हैं उसको ट्रैक करते हैं या उसके अंदर फॉसिल्स को ढूंढते हैं. ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो मिट्टी से या अलग अलग एजेस के साथ में वो एक लेयर पे लेयर बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है. दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, सो हम देख सकते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक बनने में भी टाइम लगता है. इट टेक्स इयर्स टू फॉर्म दैट सेडिमेंट्री रॉक. ओके, सो हम देखते हैं ये सारी चीजें होने में टाइम लगती हैं. सो अगर हम देखने जाते हैं तो जितना भी हम अज्यूम करने की कोशिश करें एज ऑफ द अर्थ, इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू ट्रेस व्हेन डिड द क्रिएशन स्टार्ट, या परमेश्वर ने कब सृष्टि की निर्माण की, या कब अर्थ बन गया, या अर्थ कितना पुराना है. ओके, सो ऑन बेसिंग ऑन दैट ओनली हम देखते हैं कुछ व्यूज हैं हमारे सामने जो क्रिएशन थियरी के बारे में कि कैसे क्रिएट किया होगा परमेश्वर ने. ओके, तो उसको हम लोग देख लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू लुक एट अराउंड 6 to 7 थियरीज ओवर हियर. ओके, तो पहला देख लेते हैं. पहला थियरी है ट्रेडिशनल व्यू. ओके, फर्स्ट इज अ ट्रेडिशनल व्यू. ट्रेडिशनल बोलने से आप समझ जाओगे कि ट्रेडिशनल व्यू में क्या है. ओके, सो ट्रेडिशनल व्यू इज बेसिकली बेस्ड ऑन जेनेसिस 1.
जैसा के जैसा बताया गया है उसके ऊपर आधारित है। अब इसमें क्या है, जेनेसिस 1 हमें क्या बताता है? जेनेसिस 1 हमें बताता है कि 6 दिन में गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। ओके, और वो 6 दिन कैसे थे? 6 days वर ऑफ 24 hours। ओके, सुबह और शाम होती है, शाम और सुबह होता है, सो वी अंडरस्टैंड इट इज 24 hours ऑफ डे। ओके, सो हम देख सकते हैं 6 24 hours डेज में परमेश्वर ने क्रिएशन किया था। ओके, सो दिस इंटरप्रिटेशन इज क्वेश्चन, हम देख सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं या लगाए गए हैं, बिकॉज इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द थियरीज ऑफ द स्पेकुलेटिव साइंस। ओके, जो स्पेकुलेटिव साइंस है या साइंस है, जियोलॉजी है, हम देख सकते हैं उस वो भी हमारे थोड़ा सा हमें क्वेश्चन करता है इस थियरी के ऊपर, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। ओके, अगर अर्थ फॉर्म किया गया है सो उसका क्रस्ट ठंडा होने में टाइम लगता है, और वो एक दिन में तो ठंडा हो नहीं जाएगा। ओके, एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा। सो अगेन ऑल दिस कम्स इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर साइंसेस जो हमारे सामने हैं। ओके, बट बाइबल इज सिंपली स्टेटिंग सम थिंग्स। ओके, बाइबल सिंपली हमें कुछ चीजों को बता रहा है, और पहले ट्रेडिशनल व्यू में हम जो देखते हैं वो पूरा बिब्लिकल बेस्ड है, और उसके ऊपर कोई भी स्पेक्यूलेशंस नहीं है, उसके ऊपर कोई भी इंटरप्रिटेशंस नहीं है। इट इज सिंपली एज व्हाट द बाइबल टेल्स अस इन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग इन 6 days, और ये 6 दिन 24 घंटे के दिन थे। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्रिएशन हो गया जैसा कि ट्रेडिशनल व्यू हमें बताता है। ओके, सो वी लुक एट सम difficulties again in dating of the earth by means of calculations। okay, उसके ऊपर हम देख सकते हैं अब बहुत सारे assumptions भी लगाए जाते हैं इसके आधार पर। so we see the fossils and rocks, जो होते हैं, जो fossils हैं and rocks हैं, they are assumed कि वो बनने में billions of years लग गए हैं। ओके, सो द फॉसिल्स हम देख सकते हैं वो बिलियंस ऑफ इयर्स पुराने हैं। एंड देन हम देखते हैं बायोस्टैटिस्टिफिकेशन एंड रेडियोमेट्रिक डेटिंग होता है जो साइंस में आया है। सो उसको करके हम देख सकते हैं, उसको जब किया जाता है तो उसके हिसाब से भी कुछ अजम्पशंस लगाए जा सकते हैं। ओके, सो द जियोलॉजिकल डेट्स हम देख सकते हैं दैट वर अज्यूम्ड बिफोर रेडियोमेट्रिक डेट्स वर आल्सो इन्वेंटेड, वो यही है कि बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड फॉसिल्स पाए गए हैं। ओके, सो हम देख सकते हो और क्या क्या खोजबीन की गई थी, जैसे कि द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट इन द ओशन। ओके, ओशन में कितना सेडिमेंट पाया जाता है, उसका एज पता लगाने की कोशिश किया जाता है, बिकॉज जितना सेडिमेंट है उसके हिसाब से एज पता चलता है। ओके, सो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि अराउंड 10 मिलियन ईयर्स, ओके, रादर देन 1000 मिलियन ईयर्स जो एवोल्यूशन क्रिएट क्लेम करता है। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सिलिकॉन एंड निकल। अगेन जितना भी मटेरियल जमा होता है, जितना भी हम देख सकते हैं अलग अलग पदार्थ जमा होते हैं, उसके भी एजेस होते हैं, उसका अमाउंट होता है, उसके हिसाब से भी इंडिकेशंस मिलते हैं कि एज ऑफ द अर्थ कितनी है। सो हम देख सकते हैं उसके हिसाब से भी वो इंडिकेट कर रहा है कि 8000 to 9000 ईयर्स पुराना है। ओके, नॉट 100 नॉट 1000 मिलियन ईयर्स जैसा हमें एवोल्यूशन बताते हैं। ओके, देन वी सी दैट वोल्केनिक रॉक्स जो हैं, अब वोल्केनिक रॉक्स आप जानते हैं क्या होता है, जब वोल्केनो निकलता है तो उसके बाद जब वो नीचे आता है, तो लावा जब नीचे आता है तो वो धीरे धीरे रॉक्स के रूप में फॉर्म हो जाता है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड वोल्केनिक रॉक्स। ओके, तो वोल्केनिक रॉक्स जो अराउंड 200 ईयर्स पहले टेस्ट किए गए थे, और वो पोटेशियम से टेस्ट किए गए थे, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से टेस्ट किए गए हैं। सो वो कंक्लूड करते हैं कि वो अराउंड 160 टू 2960 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, ना कि 200 ईयर्स। अब हम देख रहे हैं, अगर ये सब आप देखते हो तो आपको प्रॉब्लम लगेगा, कहीं पे कितने ईयर्स बताए जा रहे हैं, कहीं पे कितने ईयर्स बताए जा रहे हैं। ओके, सो वो सब अगर देखा जाए, सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि हमें एग्जैक्ट डेट्स नहीं मिल रहे हैं, वी आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट्स जहां से हम बोल सकते हैं कि हाँ इतना पुराना है हमारा अर्थ, या इतने टाइम पे क्रिएशन हुआ था, इतने टाइम पर परमेश्वर ने क्रिएट कर दिया था सारी चीजें। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट बेसिकली टू फाइंड आउट द एज ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ का एज फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। उसका वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ इज द फ्लड। ओके, ये जो फ्लड है वो हर जगह मेंशन किया गया है। सो फ्लड के वजह से जो दबाव आया था भूमि के ऊपर या अर्थ के ऊपर, उसने बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया है। ओके, इवन जो एनिमल के फॉसिल्स है वो यहाँ से वहां कर दिए, वहां से यहाँ कर दिया है। सो इट बेसिकली वी कांट अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दैट फ्लड, उसकी वजह से अर्थ पुरानी दिखती है, बहुत पुरानी दिखती है, एंड probably it is not so old, but it looks very old because of the pressure of the flood that took place years ago in the time of Noah. Okay, so वो एक चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, that is what becomes difficult कि एज क्या है अर्थ का,
कोई भी ढंग से पता नहीं लगा पाया है। अलग अलग थियरीज अलग अलग चीजें बताती हैं हमें। ओके, जो सेकंड थियरी है क्रिएशन के बारे में, दैट इज अ गैप थियरी और दैट इज द रिक्रिएशन थियरी। ओके, द फर्स्ट वन वाज अ ट्रेडिशनल थियरी, सेकंड वन इज द गैप और द रिक्रिएशनल थियरी। अब ये जो रिक्रिएशनल थियरी है, हम देख सकते हैं, दिस सपोर्ट्स अ थियरी दैट बिलीव्स दैट जेनेसिस 1:1 जो है, ओके, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। ओके, जो वर्स पाया जाता है, पार्ट ए जो पाया जाता है, ओके, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, ये जो है ये पार्ट 1 है, यानी ये क्रिएशन है। दिस इज द क्रिएशन दैट गॉड हैड ऑलरेडी क्रिएटेड। ओके, द हेवेंस एंड द अर्थ वर ऑलरेडी क्रिएटेड। ओके, सो ये जो थियरी है ये हमें गैप थियरी बोलते हैं या रिक्रिएशन बोलते हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि 2 बार क्रिएशन हुआ है। ओके, द क्रिएशन टुक प्लेस ट्वाइस, ये थियरी हमें बताती है। ओके, सो ये थियरी के जो सपोर्टर्स है वो कहते हैं जेनेसिस 1:1, in the beginning God made the heavens and the earth, so that means that God had already made the heavens and the earth, and there was already life on the earth, and there were already people living on the earth, and everything was there on the earth. Okay, Genesis 1:1 के हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं that the earth was destroyed. ओके, उसके बाद हम देखते हैं यदि अर्थ वाज डिस्ट्रॉयड, अर्थ को तहस नहस कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था, खराब कर दिया गया था। अब वो अर्थ खराब कैसे हुआ? सो उनका थियरी है दैट व्हेन सैटन वाज थ्रोन फ्रॉम हेवन, ओके, जब शैतान को स्वर्ग से फेंक दिया गया उसके दूतों के साथ में, ओके, एंजल सैटन एंड हिज एंजल्स रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, हमें ये कहानी पता है। ओके, सो वो जब रिबेल करते हैं तो उनको फेंक दिया गया है स्वर्ग से। ओके, और वो कहाँ पे आके गिरते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी दे फॉल ऑन द अर्थ, और जब वो अर्थ पे गिरते हैं तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, इट बिकम्स डिस्ट्रॉयड एंड बिकम्स डिस्टॉर्टेड। ओके, दिस इज द थियरी एंड द सपोर्टर्स ऑफ द थियरी टेल कि जेनेसिस 1:1 में गॉड ने सब कुछ बना दिया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, एवरीबडी वाज देयर एंड एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज गुड, but because Satan ने rebel किया, so God threw him down from heaven and to the earth, and because of that the earth was destroyed. Okay, उसके बाद हम देखते हैं वो जो divine judgment जो था, उसके वजह से अर्थ एक chaotic condition में पहुंच गया, क्योंकि सेटन को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। एंड वो उसके वजह से अर्थ जो है एक chaotic कंडीशन में आ गई, ये खराब हो गई। ओके, इट बिकेम बैड। ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं जो जेनेसिस 1:2 है, ओके, उसमें ऐसा लिखा है द अर्थ बिकेम, द अर्थ वाज, जो हम लोग लिखा है, अगर हम बोल सकते हैं जो बाइबल में जो है, द अर्थ वाज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी, या एम्प्टी एंड वॉइड, वो लिखा गया है। ओके, बट अगर हम लोग इसके हिसाब से अगर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, जैसा कि ये थियरी हमें बता रही है, तो ऐसा होना चाहिए था कि the earth became formless and empty, but हमारा बाइबल क्या कहता है? The earth was formless and empty. It does not say that the earth became formless and empty. दोनों में डिफरेंस है। was का मतलब वो था, ओके, पृथ्वी बेडौल और ऐसी थी, खाली और सुनसान और बेडौल थी। ओके, थी लगाया गया। बट अगर हम इनकी थ्योरी के हिसाब से चलते हैं तो ट्रांसलेशन ने हमें बताना चाहिए था कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल बन गई। ओके, सो इट इज नॉट रिटन एज बन गई, इट इज थी। ओके, सो हमें समझने वाली बात यहाँ पर ये है दैट द अर्थ डिड नॉट बिकम formless and void, but the earth was formless and void, okay, which is actually showing the initial steps of creation, जहाँ पर creation की process शुरू होने वाला है। It is incomplete till now, और वो शुरू होने वाला है जहाँ पर सिर्फ raw material परमेश्वर के पास में है। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे थियरी, यहाँ पर ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं, सो इस थियरी के सपोर्टर्स या ये थियरी के हिसाब से बिकेम होना चाहिए था, बट ऐसा बाइबल में नहीं है। इट इज द अर्थ वाज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है क्योंकि पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई, उसके बाद परमेश्वर को रिक्रिएट करना पड़ा, यानी परमेश्वर को फिर से रचना करनी पड़ी, फिर से सृष्टि करनी पड़ी। ओके, सो इस तरीके से ये थियरी हमें बताती है, यानी जेनेसिस 1:1 के हिसाब से पृथ्वी ऑलरेडी गॉड ने बना दी थी, एवरीथिंग वाज ऑलरेडी मेड, एवरीथिंग वाज गुड एंड हैपनिंग ऑन द अर्थ एंड इन हेवन, बट देन Satan rebelled and he was thrown along with his angels onto the earth,
और अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, और उसके बाद क्योटिक कंडीशन में पहुंच जाता है, फिर से बेडॉल बन जाता है, फिर से खाली हो जाता है, सुनसान हो जाता है, पूरा नष्ट हो चुका है इसीलिए, एंड परमेश्वर को फिर से उसके ऊपर काम करना पड़ा। ओके, सो दिस इज व्हाट द थियरी इज टॉकिंग अबाउट। अब उसमें थियरी में प्रॉब्लम आ जाती है। अब इस थियरी में प्रॉब्लम क्या है? इस थियरी की प्रॉब्लम ये है दैट द अर्थ, ये जो थियरी है, ये अकाउंट जो है, ये थियरी है, ये एंटिक्विटी ऑफ द अर्थ के बारे में बात करता है। यानी कि पहले भी चीजें थी, ओके, पहले भी मनुष्य था, पहले भी चीजें थी, उस तरीके से ये बात कर रहा है। ओके, एंड उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि प्री एडमिक टाइम भी था, यानी एडम से पहले भी लोग थे, प्री हिस्टोरिक मैन भी था, यानी आदम और हवा जो हम जिसको हम जानते हैं, उसके पहले भी लोग थे। Okay, so it creates a problem. Now it creates a problem for our understanding that Adam and Eve were not the first human beings. Adam and Eve are not the first creations of mankind. तो उससे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अब उसके हम लोग देख सकते हैं, स्टिल इंटरप्रेट लिटरली उन लोग देखते हैं, हम लोग डेज जो है उस तरीके से इंटरप्रेट किया गया। ओके, बट हम यहाँ प्रॉब्लम जो खड़ी हो जा रही है वो यही है कि प्री एडमिक लोग भी थे एंड प्री हिस्टोरिक मैन भी है। सो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जो अर्थ है वो पुराना अर्थ भी है। ओके, नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ अर्थ, वो भी खड़ा हो जाता है इशू। सो दी थियरी थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स की ओर लेकर के चलता है। ओके, सो जो हम लोग देखते हैं, एक स्कॉलर है, बहुत ही प्रसिद्ध स्कॉलर है, ऑसवर्ल्ड टी एलिस, वो हिब्रू स्कॉलर है, एंड he states that the changing tense from was to become in Genesis 1-2 is doubtful rendering, यानी कि ये बहुत डाउटफुल चीज है कि ट्रांसलेशन चेंज हो गया हो। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रांसलेशन चेंज हो गया, बिकॉज हिब्रू राइटिंग ऐसे नहीं होता है। ओके, सो ट्रांसलेशन चेंज हो गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो he says, does the Bible really teach that the fall of Satan resulted in the universal catastrophe? ओके, तो ये बता रहा है क्या बाइबल हमें ये सिखाती है कि शैतान के फेंके जाने की वजह से एक डिस्ट्रक्शन आ गया? ऐसा दिखाया है कहीं पर भी कि सेटन के स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंके जाने के कारण डिस्ट्रक्शन आ गया? नहीं, हमें ऐसा बाइबल में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, जो कुछ रेफरेंसेस हैं जो ये लोग प्रपोज करते हैं, जैसे कि आइजाया 24:1, जेरेमाया 4:23, ये सब जो वर्सेस हैं ये प्रोफेटिक वर्सेस है। ओके, दीज आर प्रोफेटिक वर्सेस, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट। ओके, पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये प्रोफेटिक वर्सेस है। Okay, so we cannot take it in connection with the past, but it is about the future. Okay, so don't use it mistakenly for the Satan falling on the earth. It is not like that. Okay, वो prophetic verses हैं future के बारे में। Okay, so Genesis 1-2 refers to the first stage. अगर हम clearly इसको समझने जाएं तो हमने समझना यही है, इसी तरीके से समझना है। The verse 2 जो है Genesis 1 का, वो ये है that it is the first stage of creation or the incomplete creation. It is not the ruined earth. Okay, so ये जो words used हैं empty and void, ये खराब होने को नहीं दिखा रहे, वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि पृथ्वी खराब हो गई। It is not talking about that the earth was destroyed. It is talking about that the earth is in an incomplete or raw form. वो raw form में है, कच्चा है अभी, incomplete है अभी, उसके ऊपर काम होना बाकी है। So it is not ruined, it is incomplete. Okay, the proper translation is it is incomplete, not ruined form of earth. ठीक है, तो अभी उसके ऊपर काम होना बाकी है। That's what the verse of 2 और Genesis 1 tells us. Okay, so ये था हमारा recreation और gap theory. Okay, next we'll move into the theistic evolution, जो हमारा तीसरा theory है, theistic evolution. So theistic evolution को हम लोग देख लेते हैं। theistic evolution क्या है? theistic God. Okay, तो हमें समझना है theistic मतलब God, evolution हम देख सकते हैं एवोल्यूशन जो हमें विकासवाद के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो सपोर्टर्स ऑफ दिस थियरी अगेन हम लोग देख लेते हैं ये क्या बताता है। तो सपोर्टर्स ऑफ दिस थियरी क्या बताते हैं? ओके, तो दे से they basically support of this view interpret the Genesis account. They talk about it as figuratively. Okay, so they suggest that God used the process, यानी परमेश्वर ने evolution के process को use किया। Okay, so God used the process of evolution and to gradually develop the forms of life on the earth including the man. Okay, तो हमें समझना है कि ये क्या थियरी बता रही है। थियरी ये बता रही है कि परमेश्वर ने एवोल्यूशन के विकासवाद के प्रोसेस को इस्तेमाल किया
और धीरे 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 लाइफ को पृथ्वी पर लाया, मनुष्य को बनाने में भी उसने विकासवाद का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। ओके, तो एज एट अ सर्टेन पॉइंट अब ये बता रहा है कि एक समय पर, यानी गॉड क्रिएट किया, शुरू किया, इनिशिएट किया, उसके बाद चीजों को होने दिया। ही अलाउड थिंग्स टू हैपन, ही अलाउड थिंग्स टू हैपन, यानी इनिशिएट करने के बाद उसने छोड़ दिया, एंड देन इट केप्ट ऑन हैपनिंग ऑन इट्स ओन। वो अपने आप होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, डेवलप होता गया, इवॉल्व करता गया, अर्थ अपने आप इवॉल्व करता गया। एंड थोड़े टाइम बाद परमेश्वर फिर से हस्तक्षेप करता है, ही गेट्स इन्वॉल्व, एंड देन ही क्रिएट्स ह्यूमन, एनिमल, ओके, एंड देन ही क्रिएट्स लाइक दिस। उसके बाद वो उनके अंदर सोल डाल देता है, एंड दे ट्रूली बिकम मैन। ओके, तो पहले ह्यूमन एनिमल बनाया, उसके बाद उसके अंदर सोल डाला, सोल डालने के बाद वो मनुष्य बन जाता है। सो व्हाट इज दिस इज टेलिंग अस इज दैट गॉड इनिशिएट्स एंड देन ही अलाउज इट टू वर्क। वो अपने आप इवॉल्व होने के लिए उसको छोड़ देता है, डेवलप होने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जब गॉड को सही लगता है, देन ही गेट्स इन्वॉल्व्ड वंस अगेन, एंड देन ही कम्स एंड मेक्स एनिमल्स। उसके बाद मनुष्य को भी ऐसे ही बनाता है, और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद उसमें लाइफ डालता है, सोल डालता है, और वो मनुष्य बन जाता है। ओके, सो दे आर टेलिंग दैट गॉड इज यूजिंग द एवोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। ओके, सो अब इस थियरी की प्रॉब्लम्स क्या है उसको देख लेते हैं। इस थियरी की प्रॉब्लम्स ये है दैट दिस आल्सो अलाउज ग्रेट एंटिक्विटी ऑफ द अर्थ। अगेन, अर्थ का जो पुराना पुराना अर्थ और पुराना मनुष्य, वो इसमें भी प्रॉब्लमेटिक वे में आ जाता है। हेंस अब इसमें क्या होता है कि ईव की क्रिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, ईव को एडम से बनाया, अब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, ईव की क्रिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, अब इसमें और एक प्रॉब्लम आती है जहां पर हम देख सकते हैं कि इस थियरी के हिसाब से तो एक एडम तो हो नहीं सकता। ओके, बिकॉज एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन होता रहेगा तो अपने आप ही चीजें उत्पन्न होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। ओके, सो इट इट कैन नॉट टॉक अबाउट वन मैन इन द बिगिनिंग। एडम पहला व्यक्ति है, या आदम और हवा पहले मनुष्य थे, वो इस तरीके से नहीं बता सकते, बिकॉज इसके हिसाब से देयर विल बी मल्टीपल ऑफ पीपल, देयर विल बी मोर देन वन ह्यूमन बीइंग इन द इनिशियल लेवल। ओके, सो अब अगर एक से ज्यादा आदम और हवा है, या एक से ज्यादा मनुष्य पाए जाते हैं, तो जिस सिन का कॉन्सेप्ट है कि आदम और हवा ने स्किन सिन किया और पूरी जाति पर, पूरे मनुष्य जाति पर आ गया, दैट आल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज पहले मनुष्य ने पाप किया, इसीलिए पूरे मानव जाति पर आया है। अब अगर आदम और हवा पहले मनुष्य थे ही नहीं, उसके साथ में और भी लोग हैं, सो व्हाई द सिन फॉल्स अपॉन द ह्यूमन काइंड। तो क्यों पूरे मनुष्य पर पाप आ जाता है, और क्यों हम देख सकते हैं कि हमें रिडेम्पशन की जरूरत पड़ती है। सो इट इज ऑल, वो सब सब प्रॉब्लम में फंस जाता है, वो सब चीजें अटक जाती हैं आकर के। सो अगेन, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल इन द बिगिनिंग एवोल्यूशन की वजह से, सो वी कैन नॉट, एडम एंड ईव का sin हमारे ऊपर आ ही नहीं सकता है। ओके, सो देयर इज नो नीड ऑफ रिडेम्पशन। ओके, सो वो चीज वहां पर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो ही वुड नॉट हैव बीन द हेड ऑफ द रेस। हम वही देख सकते हैं कि वो हेड नहीं था, वो फादर नहीं था, वो पहला व्यक्ति नहीं था। ओके, तो इसका डिसोबीडियंस मायने ही नहीं रखता। ओके, सो दिस वाज अ प्रॉब्लम ऑफ द थियस्टिक एवोल्यूशन। ओके, इसमें एंटिक्विटी ऑफ मैन, एंटिक्विटी ऑफ अर्थ आ जाता है, एंड देन एवोल्यूशन की वजह से देयर इज मोर देन ह्यूमन, मोर देन वन और टू ह्यूमन बीइंग्स इन द बिगिनिंग, जिसकी वजह से पाप का जो प्रभाव है वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि हमारे ऊपर पाप का प्रभाव क्यों है। ओके, इफ दे वर नॉट द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो दिस थियरी हैज टू मेनी स्पेकुलेशंस। ओके, इस थियरी में बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, बट एक का भी एविडेंस नहीं है, किसी का भी एविडेंस नहीं है। ओके, सो यहाँ पर भी वही इंडिकेट किया जा रहा है कि मनुष्य लोअर एनिमल से हायर डेवलप्ड एनिमल के रूप में हमारे सामने आया है, विच अगेन इज नॉट बिब्लिकल। ओके, सो एंसेस्ट्री अगर हम लोग देखने जाते हैं, सो अगेन एंसेस्ट्री रिकॉर्ड्स भी नहीं मिले हैं, कोई फॉसिल ऐसा नहीं मिला है, कोई ऐसा स्टोरी नहीं मिला है जिससे हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल के रूप में आए हैं। ओके, देन हम देख सकते हैं ये जो हमें दिखाता है, दिस पिक्चर्स आर एंसेस्टर्स एज हाईली इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ डाउटफुल फ्रैगमेंट, यानी जो बोन्स मिले थे उसके आधार पे, थोड़े बहुत जो बोन्स मिले थे, तो वो जोड़ जाड़ के उन लोग हमारे इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स एनिमल्स थे। तो वो चीज अगेन एवोल्यूशन थियरी है, सो it's mixed with the evolution theory. So it's talking about the evolution, how the evolution took place, and God used that theory. Okay, so these were the problems of the theistic evolution. Okay, next जो है हम लोग आते हैं पिक्टोरियल डे थियरी पर। ओके, पिक्टोरियल डे थियरी। अब पिक्टोरियल डे थियरी क्या है? ये बहुत सिंपल सी थियरी है। यहाँ पर इस थियरी के जो सपोर्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि क्रिएशन जो था,
ओके, क्रिएशन गॉड ने कैसे किया? गॉड ने क्रिएशन रिवील किया, जो भी बंदा था जो लिख रहा था, सो गॉड रिवील्ड इन 6 पिक्चर्स। ओके, परमेश्वर ने 6 पिक्चर्स के थ्रू क्रिएशन के बारे में बताया। ओके, इन 6 पिक्चर्स, 6 फोटोज, 6 डेज, यानी 6 डेज के फोटोज दिखा करके उसका रेवलेशन किया या रिवील किया। ओके, सो इट लीड्स टू साइंस, वो साइंस के ऊपर छोड़ देता है कि वो टाइम और प्रोसेस बताए क्रिएशन का। और it insists the purpose of Genesis account is not scientific but religious. Okay, वो ये भी कहता है कि जो पर्पस है जेनेसिस के अकाउंट का वो साइंटिफिक नहीं है, वो रिलीजियस है। तो टाइम डिस्क्रिप्शन साइंस बता दे और जो उसका जो पर्पस है वो रिलीजन बता दे। ओके, सो इट इज लिविंग अप टू देम। ओके, सो इट्स पर्पस वाज टू शो दैट द यूनिवर्स हैड इट्स ओरिजिन इन गॉड। ओके, सो बस इतना ही बताना चाह रहा है कि जो यूनिवर्स है उसका जो ओरिजिन है वो परमेश्वर में ही है। सो अब इस थ्योरी का क्या वीकनेसेस को देख लेते हैं। द वर्ड मेड, ओके, मेड अगेन इट बिकम्स मिसअंडरस्टूड। ओके, वो जो रचना की या बनाया वो प्रॉब्लम में आकर के फंस जाता है। ओके, बिकॉज अगेन इट इज पिक्टोरियल, सो उसमें बनाया कैसे, बनाया क्या हुआ, तो वो सब प्रॉब्लम में आके फंस जाता है। सो समथिंग एक्सटर्नल अगर हम देख सकते हैं हैज बीन रेड, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं आइसोजीसीज हो गई है यहाँ पर थोड़ा सा। रखी सो एक्सटर्नल चीजें, क्योंकि कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि पिक्चर दिखाया है, पिक्चर की तरह बनाया है या ऐसा किया है वैसा किया, कहीं पर भी मेंशन नहीं है इस तरीके से बाइबल में। सो इट इज रीडिंग इनटू द अकाउंट ऑफ जेनेसिस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बाहर से हम अ, अंदर डाल रहे हैं जेनेसिस की किताब में या स्क्रिप्चर्स में ये सारी चीजें और उसको अलग ही तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज रॉन्ग एज बिब्लिकल स्टडीज। ओके, नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल फ्लड थियरी। ओके, यूनिवर्सल फ्लड थियरी। ओके, उसको हम लोग देख लेते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल थियरी, इसको हम देखने वाले हैं अभी। ओके, यूनिवर्सल फ्लड थियरी, सो इसमें हम लोग देख सकते हैं प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थियरी ये बहुत सारी चीजों को बताते हैं। ये बताते हैं कि 6 लिटिल डेज में क्रिएशन हुआ था। ओके, 6 लिटिल डेज में क्रिएशन हुआ था और सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज गुड। उसके बाद ये बताता है कि फ्लड आया। ओके, फ्लड आता है, फ्लड कैसे आया उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो कई लोग बता रहे हैं कि फ्लड कैसे आता है। फ्लड जो है वो बहुत अलग तरीके से दिखाया गया यहाँ पर कैसे आ रहा है। सो ये फ्लड कैसे आया था? बेसिकली व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड देयर वाज टू स्ट्रेटास, एक ऊपर था पानी और नीचे पानी था, राइट? देयर वाज वाटर अबव एंड देयर वाज वाटर बिलो। सो जब फ्लड आना था, व्हेन द फ्लड वाज टू कम, उस समय ये माना जाता है प्रोबेबली, ये इनका थियरी है फ्लड थियरी वाला, यूनिवर्सल थियरी, यूनिवर्सल फ्लड थियरी में बताया गया है प्रोबेबली ये फ्लड कैसे आया कि पानी ऊपर भी था पानी नीचे भी था। सेकेंडली अर्थ वाज स्ट्रेट, अर्थ का जो एक्सिस है वो स्ट्रेट था। ओके, सो प्रोबेबली इन लोग जो बोल रहे हैं प्रोबेबली, ये सब प्रोबेबली है, इट्स ऑल स्पेकुलेटिव, इट्स ऑल प्रोबेबली। ओके, सो क्या हो रहा है, गॉड ने प्रोबेबली जो अर्थ का एक्सिस है वो टेढ़ा कर दिया। ओके, टेढ़ा कर दिया यानी पहले स्ट्रेट था, अब गॉड ने अर्थ का एक्सिस टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस। हम सब जानते हैं हमारा ग्लोब वैसा ही है। ओके, सो इट इज टेढ़ा। सो प्रोबेबली अर्थ सीधा था पहले, उसको टेढ़ा कर दिया। अब जब वो टेढ़ा किया उसकी वजह से क्या हुआ, टाइडल वेव्स क्रिएट हुए। ओके, सो पूरा टाइडल वेव्स क्रिएट होने लगे, देयर वाज अ कंप्लीट शिफ्ट in the atmosphere of the earth, and then there was earthquake, यानी tectonic plates move करने लग गए because of the movement, that shift of the angle of the earth। उसके साथ में हम देख सकते हैं कि जो ऊपर का थिक लेयर ऑफ वाटर था, there was a thick layer of water जो इवन यूवी रेज से और सन के जो डेंजरस रेज आते हैं उससे पूरे पृथ्वी को बचाता था। ओके, तो वो वहां से पानी बरसने लग गया। ओके, सो दिस थिक लेयर था, इस थिक लेयर की वजह से इवन लाइफ वाज लॉन्गर बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से लाइफ भी लंबी थी। ओके, लोग भी लंबा 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 जी रहे थे। तो अगर आप नोटिस भी करते हो नोआ के टाइम तक कि पीपल वर लिविंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स, उसके बाद लोगों का एज कम हो जाता है जीवन का। ओके, सो व्हाट इज दे आर सेइंग इज देयर वाज अ टिल्ट। ओके, सो 23.5 डिग्री टिल्ट किया, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, उसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होने लग गए, उसकी वजह से देयर वर टाइड्स, हाई टाइड्स। ओके, टाइडल वेव्स बढ़ गए। उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, मोटा थिक लेयर था मॉइस्चर का, दैट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, पहली बार बरसात होने लग जाती है क्योंकि वो मॉइस्चर निकलने लग जाता है, वो ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरने लग जाता है। एंड देन गॉड ने क्या किया, प्रोबेबली लोग बोल रहे हैं कि सारे जो हाई लैंड्स उसको नीचे कर दिया,
ओके एंड देयर वो उस जमीन के अंदर से वो फवारे की तरफ से फूट निकला, सो देयर वाज स्प्रिंग्स ऑफ वाटर दैट गश्ड आउट, ओके वहां से निकल के आ गया। सो हम देखते हैं ये सारी चीजें गॉड ने की जिसके वजह से पूरा अर्थ जो था वो पानी से कवर हो जाता है। ओके सो देयर वाज एटमॉस्फेयर जो पतला हो गया, जहां से पानी बरसने लग गया, देयर वाज अ टिल्ट इन दी अर्थ, जिसके वजह से हम देखते हैं अर्थक्वेक आने लग गए, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर गए, टाइडल वेव्स आ गए एंड देयर पृथ्वी में से फूटकर जल भी निकलने लग गया स्प्रिंग्स की तरह। ओके सो वो सारी चीजें होने लगी फाउंटेन की तरह, और उसकी वजह से हम देखते हैं पूरा जो अर्थ है वो पानी से कवर हो गया। ओके एंड हम देख सकते हैं उसकी वजह से पूरा बाढ़ चलता रहा 40 days 40 nights, इट वाज रेनिंग 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 एंड इट वाज फ्लडेड। ओके उसके बाद हम देखते हैं अभी पानी कैसे वापस जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू देम हाउ विल द वाटर गो, अकॉर्डिंग टू देम हाउ विल द वाटर गो बैक, सो वाटर विल गो बैक क्योंकि परमेश्वर है। ओके अब परमेश्वर तो परमेश्वर है, परमेश्वर अगर ऐसे बाढ़ ला सकता है तो परमेश्वर बाढ़ को हटा भी सकता है। सो हाउ विल गॉड डू दैट, गॉड विल रेज द लेवल ऑफ लैंड। ओके क्योंकि गॉड ने लैंड का जो लेवल था वो नीचे कर दिया था, दबा दिया था, तो पानी पूरा भर गया अर्थ पे। अब गॉड को रिवर्स करना है तो गॉड क्या करेगा, जो अर्थ के लेवल्स हैं उसको ऊपर कर देगा, और पानी का जो, तो उससे क्या होगा, पानी के जो वो है वो नीचे चले जाएंगे, उनका जो डेप्थ ऑफ द ओशन है, तो उसकी वजह से सब बैलेंस हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बिकम okay. So that is what this theory is talking about. Okay, this is how the flood came on the whole earth. अब उस फ्लड की वजह से क्या होता है हम देख रहे हैं, बहुत प्रेशर बढ़ गया, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज ऑफ दैट फ्लड a lot of pressure was created. Okay, lot of pressure was created जिसकी वजह से fossils जल्दी फॉर्म हो गए, जिसकी वजह से sedimentary rocks जल्दी फॉर्म हो गए, जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत सारी चीजें जल्दी फॉर्मेशंस हो गए, जो नॉर्मल रीति से जल्दी फॉर्म नहीं होते, इसको टाइम लगता है होने में। ओके सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। इवन प्रोबेबली द ग्लेशियर्स आल्सो मेल्टेड एट द टाइम व्हेन अ डिल्यूज केम, या बाढ़ आई थी। ओके सो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं, एंड दैट इज व्हाई साइंस इज शोइंग कि जो अर्थ का जो एज है वो बहुत पुराना है। दैट्स व्हाट द साइंस आल्सो टेल्स, बिकॉज ऑफ द डिल्यूज, डिल्यूज की वजह से हम देख सकते हैं कि एज ज्यादा दिखती है अर्थ की। ओके सो दिस इज अगेन अ थियरी, जो फ्लड थियरी है कि कैसे फ्लड आया उसके बारे में ये बताया जा रहा है। सो दे नॉर्मली बिलीव इन द 24 into 6 hours ऑफ क्रिएशन, जो ट्रेडिशनल व्यू माना जाता है अलोंग विद द फ्लड थियरी जो यहाँ पर मौजूद है हमारे सामने। ओके अब एक क्वेश्चन हमारे सामने ये बन जाता है कि जो फ्लड था वो यूनिवर्सल था कि लोकल फ्लड था। ओके वो आपको डिसाइड करना है कि यूनिवर्सल था कि लोकल था, बिकॉज नोआ ने अकाउंट दिया है फ्लड का, एंड नोआ जो देख रहा था उसने वही चीज बताई है। सो फॉर हिम he was surrounded by water, for him he was surrounded by water, so for him the whole earth was under the water. but हम देख सकते हैं इसके बारे में भी बहुत सारे साइंटिफिक चीजें हैं, या प्रोज एंड कॉन्स हैं, या उसके अगेंस्ट भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बोलने के लिए कि पानी कैसे सूख सकता है इतने जल्दी। ओके सो अगेन ये थियरी यूनिवर्सल फ्लड पर बेस्ड थी, so we are talking about all these things, so you can decide, you can read more on or we can talk later also about the local flood and the universal flood, तो उसमें आप देख सकते हो। ओके सो नेक्स्ट हम लोग जो थियरी देखने वाले हैं अभी वो है ऑल्टरनेट डे एंड एज थियरी। ओके तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑल्टरनेट किया, व्हेन गॉड वाज क्रिएटिंग व्हाट ही डिड वाज, गॉड ने 24 आवर्स में क्रिएट किया। ओके उसके बाद गॉड ने लंबे समय तक छोड़ दिया एज। ओके देन अगेन गॉड क्रिएटेड एंड देन अगेन ही लेफ्ट फॉर एन एज। ओके सो उसके बारे में दिखाया जा रहा है कि ऑल्टरनेट डे एंड एज थियरी, alternate day and age theory. So one day and then there was a period, second day there was a period, third day there was a period, fourth day there was a period. Okay ऐसे कर करके God ने create किया है। Okay so the creation took place in 24 hours but he allowed it to work on its own. Okay तो वो चीज हम देख सकते हैं, उस तरीके से ये बताया गया। तो इस थियरी में हम देख सकते हैं, इस थियरी को और भी चीजें बोली गई हैं, जैसे कि सैलिटरी एवोल्यूशन या फिर सिस्टमैटिक म्यूटेशन। ओके होपफुल मॉन्स्टर थियरी, सो इस नामों से भी उसको बताया गया। इट सजेस्ट सडन अपीयरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी यहाँ दिखाया जाता है कि सडनली कुछ भी आ जाता है अर्थ में, क्योंकि एक दिन क्रिएट किया उसके बाद सडनली कुछ और आ गया, फिर एक दिन ऐसा क्रिएट किया सडनली कुछ नई चीज आ गई उसके बाद। सो दैट इज हाउ दिस थियरी इज टॉकिंग अबाउट। ओके सो ये दिखा रहा है बेसिकली हमें, अगर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, इफ यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इट इज डे ऑल्टरनेट डे एंड एज थियरी। तो पहले डे है एंड देयर इज एन एज, देयर इज अ डे, देयर इज एन एज, देयर इज अ डे, देयर इज एन एज, सो देयर आर 6 days, ओके एंड 6 ages जिसके बारे में
बात की जा रही है. So that is how God created according to this theory. There was age and there was date and there was age. There was day and there was age. There was day and there was age. Okay. So इस तरीके से ये alternate day and age theory हमारे सामने है. Okay. Lastly हम देख सकते हैं और एक theory जो हमारे सामने है वो है age long day theory. Okay. और progressive creation theory. So ये last series को हम यहाँ पर देख रहे हैं. इसमें क्या है, इसमें there is a problem in the word day. ओके यहाँ पर डे में जो प्रॉब्लम है यानी योम जो शब्द यूज किया गया है. ओके योम शब्द यूज किया गया है डे के लिए और वही योम शब्द जो होता है वो एक एज के लिए भी यूज किया जाता है, पीरियड के लिए भी यूज किया जाता है. ओके सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द word use of the word yom or the day. Okay तो जब हिब्रू में हम पढ़ते हैं सो एक दिन के लिए भी योम शब्द का इस्तेमाल किया गया है और एक पीरियड के लिए भी, साल के लिए भी योम शब्द का इस्तेमाल किया है और एक जनरेशन के लिए भी योम शब्द का इस्तेमाल किया गया है. ओके सो टू से कि ये जो बताया गया है कि क्रिएशन में फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, क्या ये डे ही था या फिर वो एक एज था जिसके बारे में बात की जा रही है. अगर वो डे था तो डे सुबह शाम चल रहा है, समझ में आ रहा है. पर अगर ये एज था तो एज को कैसे डिफाइन किया जाएगा? व्हेन इफ इट इज एन एज वी कैन से कि शुरुआत और अंत को दिखाता है इवनिंग एंड मॉर्निंग. ओके देयर वाज इवनिंग एंड मॉर्निंग जब बोला जा रहा है तो उस एज की शुरुआत को इवनिंग कहा जा रहा है और एज के अंत को मॉर्निंग कहा जा रहा है बिकॉज उसका उल्टा चलता है, हिब्रू का उल्टा चलता है, ज्यूइश कैलेंडर उस तरीके से चलता है जहां पर इवनिंग पहले होता है और मॉर्निंग बाद में होता है. सो इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एज. ओके सो वो एक पोएटिकल वे में लिखा है. अगर आप ध्यान भी देते हैं ओरिजिनली क्रिएशन इज रिटन इन अ पोएटिकल वे, एक कविता के रूप में लिखा गया है. इट्स नॉट लिटरली रिटन क्योंकि वो एक थियोरी के रूप में या लिटरेचर के रूप में नहीं लिखा गया है, स्टोरी के रूप में नहीं लिखा गया है. इट इज रिटन इन अ पोएटिकल मैनर. ओके सो अगर आप पुराने बाइबल्स उठा के पढ़ते हैं, आज के बाइबल में तो नॉर्मल हम लोग लिटरेचर के रूप में देख रहे हैं उसको, पर अगर आप पुराने बाइबल्स उठा करके देखते हैं तो उसमें आप देखोगे कि वो पोएटिकल तरीके से लिखा गया है. और हम देख सकते हैं इसीलिए बार बार then there was evening and there was morning, there was evening and there was morning, there was evening and there was morning. It is repetition of after every verse. हर वर्स के बाद में वो repetition पाया जा रहा है. So we can say that age long theory भी हो सकता है because poetical way में लिखा गया है and हम देख सकते हैं कि जो एक एक दिन का शुरुआत और अंत इवनिंग एंड डे के हिसाब से दिखाया जा रहा है. So probably it might not be 24-hour day. It is written in that manner, but it might not have been 24 hours day. Okay, so इसका हम लोग कुछ references भी जो यहाँ पर हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डे ऑफ द लॉर्ड जब देखा जाता है तो डे ऑफ द लॉर्ड वो है जब परमेश्वर लौट करके आएगा, वहां पर भी डे का इस्तेमाल किया गया है. डे ऑफ साल्वेशन वो भी हम देख सकते हैं पीरियड है, सॉरी, और वहां पर भी योम शब्द का इस्तेमाल किया गया है. तो जीसस ऑल्सो टॉक्स अबाउट माई डे. ओके वहां पर भी योम शब्द का इस्तेमाल किया गया है. ओके सो वी सी दैट दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस यानी पीरियड या फिर डे, पीरियड या फिर डे. ओके सो दिस वर्ड हैज क्रिएटेड अ कंफ्यूजन. सो इट कैन बी a 24-hour day, it can also be a long age when God took time to create everything. Okay so this was a theory of age long day. Okay उसके बाद हम लोग जस्ट कंक्लूड कर लेते हैं. we'll just conclude this theory also. Genesis 1 is written, मैंने अभी बताया कि it is a poetry. Okay and it was called, initially it was called the hymn of creation. Okay when it's a hymn it's poetical. Okay and morning and evening probably refer to the beginning and the end of the era or the age जो हम लोग अभी देख रहे थे. Okay so the creation day is consecutive ages in which creation activity took place. Okay so वो ages हो सकते हैं, probably वो ages थे जहां पर creation की activity होती जा रही थी. Okay अब problems of this theory. Okay day and day age. Okay day and day age are equally probable translations. वो दोनों probable translations है, exact नहीं है. So वो दिन भी हो सकता है, age भी हो सकता है. तो हम किसी conclusion पर पहुंचना बहुत मुश्किल है. Okay because nobody was there at the time of creation. That is a tragedy. Okay so it caters to the desire of the speculative science. यानी जो सोचना चाहते हैं वैसा सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने पीरियड लिया था या एज लिया था बनाने के लिए. बट प्रोबेबली ये सोचने के साथ में हम गॉड के पावर को कम कर दे रहे हैं बिकॉज वी नो दैट गॉड कैन डू. ओके परमेश्वर कर सकता है, गॉड कैन डू
in one day also. He can do, he has the power to do that. Okay, so कई लोग ये बोलते हैं कि John 2:6-10 में when Jesus could create in an instant, or Jesus could turn water into wine in an instant, why couldn't he create in one day of 24 hours? ओके, सो वो एक क्वेश्चन है जो कई लोग बोलते हैं कि गॉड इंस्टेंटली हील कर डालता है लंबी लंबी सिकनेसेस। गॉड इंस्टेंटली, जीसस ने इंस्टेंटली वाइन, वाटर से वाइन बना दिया। गॉड इंस्टेंटली क्रिएट्स थिंग्स। ओके, सो हाउ, व्हाई ही कुड नॉट क्रिएट इन, व्हाई ही कैन नॉट क्रिएट इन 6 days, 24 आवर्स में वो कैसे क्रिएट नहीं कर सकता? ओके, सो इट इज क्वेश्चनिंग हिज ओमनीपोटेंस, इट इज क्वेश्चनिंग हिज पावर। ओके, सो ये हमारे प्रॉब्लम्स कुछ आते हैं एज थियोरी में। ओके, और एज थियोरी में, एज लॉन्ग डे थियरी में। ओके, सो ये कुछ थियरी से, यानी 7 थियरीज है जो हम लोगों ने क्रिएशन के बारे में अभी देखे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल इस चैप्टर में, एंड देन वी विल मूव इनटू द फर्स्ट मैन एंड वुमन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, सो हम लोग कल लीडरशिप देखने वाले हैं, एंड वील ट्राई टू फिनिश द चैप्टर ऑफ लीडरशिप टुमारो। ओके, सो एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क आज की क्लास में, देन वी विल स्टॉप द क्लास।